आज की इस बेहद खास गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, हम्म। वो किसी सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर फिल्म की कहानी जैसा है। मतलब आज हम बात करेंगे उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में। बिल्कुल। यानी औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। हाँ, हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और जो सूचियां हैं, उनका विश्लेषण करके आज का हमारा मिशन ये समझना है कि 21 प्रांतों वाला इतना विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह आखिर ढह कैसे गया। और ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना कि दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक का पतन लंपट मूर्ख या रंगीला जैसे अजीब उपनाम वाले शासकों के दौर में हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक जाते हैं। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाह रही थी कि आज हम सिर्फ राजाओं के नाम या युद्धों के साल नहीं रटने वाले हैं, बल्कि स्रोतों के आधार पर हम उन कारणों की जड़ों तक जाएंगे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों और अंततः अंग्रेजों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। सही बात है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 3 मार्च 1707 से। ये वो दिन था जब अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। जी। उस समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। मतलब एक काबुल में, 14 उत्तर भारत में और 6 दक्षिण भारत में। बहुत विशाल साम्राज्य था। हाँ, लेकिन तुरंत ही उनके जो 5 पुत्र थे, उनमें से 3 मतलब मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच गद्दी के लिए खूनी खेल शुरू हो गया। दस्तावेज बताते हैं कि 1707 के जजाऊ के युद्ध और 1709 के बीजापुर के युद्ध में हाँ, इन युद्धों में भाइयों ने ही एक दूसरे का खून बहाया और इसका विश्लेषण करें तो मुअज्जम विजयी हुआ और वो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त उसकी उम्र 63 वर्ष थी। 63 वर्ष? मतलब उस जमाने के हिसाब से तो वो बहुत बुजुर्ग हो चुका था। बिल्कुल, उसमें प्रशासन चलाने की वो ऊर्जा बची ही नहीं थी। और शायद यही कारण है कि इतिहास में उसे एक बड़ा ही मजेदार लेकिन दुखद उपनाम दिया गया, शाहे बेखबर। हाँ, शाही बेखबर। हम्म इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है। उसे प्रशासन में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। इतिहासकार सर सिडनी ओवन का एक बहुत मशहूर कोट है कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में फिर भी कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मतलब इसके बाद तो बस पता नहीं पता नहीं। बिल्कुल। उसने मराठों, राजपूतों और सिखों को खुश करने की कोशिश की, गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि भी की। लेकिन सबको खुश करने की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। एकदम सही। उसने अंधाधुंध जागीरें बांटकर राज्य की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह खस्ताहाल कर दिया। खजाना खाली हो गया। तो इसके बाद जब 17 से 12 में जहांदार शाह गद्दी पर आया तो स्त्रोत उसे सीधे तौर पर पहला अयोग्य शासक बताते हैं। हाँ, और उसका उपनाम तो देखिए, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख, हाँ। और ये जुल्फिकार खान नामक एक वजीर की कठपुतली था। दस्तावेज बताते हैं कि वो लाल कुंवर नाम के एक महिला के प्यार में इतना पागल था कि उसने उसके रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर बैठा दिया। मतलब प्रशासन का मजाक बन गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहांनार शाह के इसी समय में इजारा व्यवस्था को बहुत बढ़ावा मिला। अच्छा, ये इजारा व्यवस्था जो राजस्व की नीलामी होती थी? हाँ, बिल्कुल। मतलब टैक्स वसूलने का ठेका दे देना। और इस व्यवस्था ने किसानों का भयानक उत्पीड़न किया। साम्राज्य की आर्थिक जड़ें बिल्कुल खोखली हो गईं। फिर तो 1713 में फर्रुखसियर की एंट्री होती है, जिसे घृणित कायर कहा गया। लेकिन इसे गद्दी पर बिठाने वाले सैयद बंधु थे, मतलब अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाता है। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि राजा अब सिर्फ कठपुतली थे। और इसी घृणित कायर फर्रुखसियर ने 1717 में एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। दस्तक वाला फरमान? जी, अंग्रेजों को बिना शुल्क व्यापार करने का परमिट यानी दस्तक जारी कर दिया। ये ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। मतलब अंग्रेजों की ताकत यहीं से बेतहाशा बढ़ गई। बिल्कुल। और स्रोतों से एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी मिलता है कि फर्रुखसियर की हत्या उसी के वजीरों यानी सैयद बंधुओं ने करवा दी। मुगल इतिहास में पहली बार किसी सम्राट की हत्या अमीरों द्वारा की गई थी। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह खत्म होना है। और हाँ, 1716 में महान सिख नेता बंदा बहादुर को भी इसी फर्रुखसियर के समय फांसी दी गई थी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसके बाद तो 2 ऐसे शासक आए जो आए और पलक झपकते गायब हो गए। रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। हाँ, रफीउद्दर्जात का सबसे कम समय तक शासन रहा। उसकी टीबी से मौत हो गई।
और रफीउद्दौला अफीम का आदी था, उसकी पेचिश से मौत हो गई। लेकिन इसके बाद आता है एक ऐसा शासक जिसका नाम सच में इतिहास में अमर हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला, हाँ, 1719 से 1748 तक। इस उपनाम का कारण स्रोतों में बहुत साफ लिखा है। उसे प्रशासन से कोई लगाव था ही नहीं। तो करता क्या था? उसका सारा समय बस पशुओं की लड़ाइयां देखने, मदिरा और सुंदरियों के प्रति रुचि में बीतता था। इसी विलासिता के कारण उसे रंगीला कहा गया। ये सुनना कितना हास्यास्पद और साथ ही दुखद लगता है। इसी के शासनकाल में उस विशाल मुगल साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। बिल्कुल। हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य बना लिया, अवध में सादत खां ने और बंगाल में अलीवर्दी खां ने। साम्राज्य बिखर रहा था और राजा को कोई होश नहीं था। और सैन्य कमजोरी का तो ये आलम था कि 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम केवल 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली तक आ गए और किसी ने उनका विरोध तक नहीं किया। ये दिखाता है कि मुगलों का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका था। और अब कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ आता है। जब घर इतना कमजोर हो तो बाहर वाले लूटने आते ही हैं। 1739 का विदेशी आक्रमण। फारस का शासक नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, वो भारत की धन संपदा लूटने आया। करनाल का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 को। निजामुल मुल्क ने जैसे तैसे समझौता करवाया था कि नादिर शाह कुछ पैसे लेकर लौट जाएगा। लेकिन फिर वही दरबार की गंदी राजनीति बीच में आ गई। जी हाँ, सादत खां ने गद्दारी की। उससे मीर बख्शी का ऊंचा पद नहीं मिला था, तो उसने गुस्से में नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिया। मतलब सिर्फ एक पद के लालच में उसने नादिर शाह को लालच दिया। बिल्कुल। कि आप दिल्ली चलिए, वहां 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। और फिर जो हुआ वो बहुत भयानक था। 22 मार्च 1739 को दिल्ली में नादिर शाह की मौत की एक अफवाह उड़ गई। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि इस अफवाह के चक्कर में दिल्ली वालों ने उसके 700 सैनिक मार दिए। और इसके बाद नादिर शाह का जो गुस्सा भड़का, उसने कत्लेआम का आदेश दे दिया। करीब 30,000 बेगुनाह लोग मारे गए। 30,000 लोग? ये सच में दिल दहला देने वाला है। वो 57 दिनों तक दिल्ली में रुका और जाते समय वो अपने साथ 30 करोड़ नकद, मशहूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। और मैंने पढ़ा है कि वो संगीत की एक सचित्र फारसी पांडुलिपि भी अपने साथ ले गया था। हाँ, बिल्कुल। और इस लूट के बाद भी विदेशी आक्रमण रुके नहीं। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण शुरू हो गए। अब्दाली ने तो कई बार भारत पर हमले किए और उसी ने मराठों को 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में हराया था। जी, और ये सब शाह आलम द्वितीय के समय में हो रहा था। अगर हम अंतिम मुगल शासकों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालें तो ये किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। बिल्कुल। आलमगीर द्वितीय को ही देख लीजिए, जिसके समय में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। हाँ, जहां से अंग्रेजों ने पैर जमाए। फिर शाह आलम द्वितीय, जिसका असली नाम अली गौहर था, उसे अंग्रेजों ने अपना पेंशनर बना दिया। और गुलाम कादिर ने उसे अंधा भी कर दिया था। भारत का सम्राट अपनी ही राजधानी में अंधा कर दिया गया। बिल्कुल। फिर अकबर द्वितीय आया, जिसने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। उसी के समय मुगल सिक्के बंद हो गए। और अंत में 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हुई और वो वहीं एक कब्र में दफन हो गया। अगर हम स्रोतों में दिए गए पतन के प्रमुख कारणों को एक साथ जोड़कर देखें तो 8 मुख्य कारण सामने आते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा, दक्कन अभियानों में धन की भयानक बर्बादी। ठीक है। तीसरा, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता। चौथा, जागीरदारी संकट जिसने अर्थव्यवस्था तोड़ी। पांचवा, केंद्रीय प्रशासन का अभाव। छठा, दरबार में गुटबाजी। सातवां, सैन्य दुर्बलताएं। और आठवां, नादिर शाह और अब्दाली के विदेशी आक्रमण। इसे अगर हम आज के संदर्भ में जोड़कर देखें तो ये बहुत प्रासंगिक है हमारे सुनने वालों के लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजवंश का इतिहास नहीं है। हाँ, ये इस बात की एक केस स्टडी है कि कैसे कोई भी विशाल संगठन या कोई बड़ी कंपनी बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपनी अंदरूनी राजनीति, कमजोर नेतृत्व और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण रह जाती है। एकदम सही। जब अंदर ही सादत खां जैसे लोग गद्दारी करने लगे तो बाहर वालों को तो बस धक्का मारना होता है। तो आज की इस चर्चा का सारांश यही है कि एक विशाल साम्राज्य
जो कभी 21 प्रांतों पर राज करता था, वो अपने ही शासकों की विलासिता और आपसी कलह के कारण लाल किले तक सिमट गया और अंततः रंगून के कब्र में दफन हो गया। इतिहास का ये एक बहुत कड़वा सच है। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा के अंत में हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर आप खुद सोच सकें, जी। जो स्रोतों पर ही आधारित है। सोचिए, स्रोतों में बताया गया है कि 1717 में उसी घृणित कायर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिना टैक्स व्यापार करने का परमिट यानी दस्तक सिर्फ इसलिए दे दिया था क्योंकि उसे उस वक्त अपने दरबार के कुछ राजनीतिक समीकरण साधने थे। बस एक छोटी सी राजनीति के लिए। हाँ, तो अगर दरबार की उस छोटी सी राजनीति और इस एक शाही फरमान पर उस दिन हस्ताक्षर नहीं हुए होते, तो क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी इतनी ताकतवर बन पाती कि पूरे भारत पर कब्जा कर ले? ये सच में सोचने वाली बात है। इतिहास में कभी-कभी एक कमजोर शासक के हस्ताक्षर आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों की गुलामी का दस्तावेज बन जाते हैं। इस पर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। हमारे साथ इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही इतिहास के पन्नों से विश्लेषण लाते रहेंगे।